हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास यूपीएससी विद संदीप मैम। और ये हमारी पॉलिटी मैराथन का सेकंड सेशन है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने पुराने क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन? The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने इनैक्ट किया? ये बातें हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं। टू डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, एक उसका इनैक्टमेंट का डेट और एक उसके एनफोर्समेंट का डेट। सॉरी, एक इनैक्टमेंट का डेट और एक इन्फोर्समेंट का डेट। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होके हमने इनैक्ट और अडॉप्ट कर लिया था वो एक डिफरेंट डेट है, और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था वो एक डिफरेंट डेट है। इस चीज़ में उसने हमें बताया हुआ है दैट हम इनैक्टमेंट की डेट बताई है, दैट इज़ 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इनैक्ट एंड अडॉप्ट। एंड इसको हमने इन्फोर्स किया ऑन 26 जनवरी 1950। और हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड बाय हुम। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय हुम? वॉज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर रिवाइज करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस एक्ट के, किस प्लान के अंडर बनी थी? तो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। अंडर कैबिनेट मिशन प्लान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें 389 मेंबर्स थे, और इन 389 मेंबर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रिपेयर होके इनैक्ट और अडॉप्ट हुआ? ऑन 26 नवंबर 1949। एंड इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, next question is when did the Indian Constituent Assembly met for the first time? तो पहली बार फर्स्ट मीटिंग पूछ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की डेट पूछ रहा है। तो ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी। कौन से ईयर में? 1946 में। वो फर्स्ट टाइम कब मिली? वो फर्स्ट टाइम मिली 9 दिसंबर 1946, क्योंकि ये बनी कब थी? नवंबर 1946 में। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस फर्स्ट मीटिंग के टेम्परेरी चेयरपर्सन कौन थे, हु वॉज द टेम्परेरी चेयरपर्सन, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ए ऑप्शन इज द राइट, सॉरी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो वो पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीशन की डेट पूछ रहा है, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने दो डेट्स याद रखनी है। कौन कौन सी? एक उसकी इनैक्टमेंट की, एडॉप्शन की, ये वही डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? कंप्लीट। और दूसरी डेट है उसकी एनफोर्समेंट की। तो इस क्वेश्चन में कौन सी डेट पूछे? इसमें पूछे ये वाली कंप्लीशन की। तो हमें पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। अगर एनफोर्स पूछेगा तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कंप्लीशन की डेट, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन,
नवंबर 26, 1949। इज़ इट क्लियर? ये तो रेपिटेटिव हम 3-4 बार कर चुके हैं, तो अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। The proposal for framing the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by। तो ये प्रपोजल कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया जाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जो कि क्या होगी? इलेक्टेड होगी। ये प्रपोजल कौन से एक्ट में दिया गया? तो आपको बताना है, इज़ इट साइमन कमीशन, इज़ इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इज़ इट क्रिप्स मिशन, और इज़ इट ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, जिसको हम अदर वर्ड्स में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान भी बोल सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, तो कौन से एक्ट के अंडर बनी है ये प्रपोजल? कौन से एक्ट के अंडर आया था? तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इट वाज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। और ये ब्रिटिश कैबिनेट मिशन डेलीगेशन कब आई थी? 1946 में। इसी के अंडर हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन से साल में? 1946 में ही। इलेक्शन कंप्लीट होके नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो दिस इज, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी का स्टेटमेंट है, एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? Which of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे किसी ने कमेंट किया है। क्या किया है कि जो फेडरलिज्म का मोल्ड है, जो फेडरलिज्म है इंडिया में, वो प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है। दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म में सेट नहीं किया गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? व्हाट इज़ द राइट आंसर? प्लीज़ टेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए के अय्यर। ए के अय्यर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे फ्रॉम मद्रास स्टेट। कौन सी स्टेट से? मद्रास स्टेट। उन्होंने कमेंट किया था दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन नॉट सेटन इन राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 13 क्वेश्चन क्या कहता है? हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन करने से पहले समझते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और क्या था। तो एक बार सारी स्टोरी रिकॉल करते हैं। फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। फिर सेकंड मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? ये हमने किया 2 दिन बाद मिले थे, 11 दिसंबर 1946। इस दिन परमानेंट चेयरपर्सन चूज़ किए गए। परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज़ किए गए, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन इसके सेकंड मीटिंग के 2 दिन बाद फिर से मिले। कितनी डेट को मिले? 13 दिसंबर 1946 को मिले थर्ड टाइम। एंड इस दिन क्या हुआ? इस दिन एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया। एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया। और व्हाट वाज दैट डॉक्यूमेंट? दैट डॉक्यूमेंट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। व्हाट वाज दैट डॉक्यूमेंट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किसने किया था? किसने प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया था? तो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका ड्राफ्ट रेडी करके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का 13 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया। तो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखोगे ये क्वेश्चन डेट पे भी आएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब समझते हैं ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ब्लूप्रिंट के जैसा है।
ब्लूप्रिंट के जैसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट, व्हाट टाइप ऑफ इंडिया वी वांट टू क्रिएट। तो हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, उस देश का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, ये डिसाइड करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको प्रिपेयर किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वही इसका आंसर है। तो किन्होंने मूव किया, हु प्रेजेंटेड, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? द आंसर इज ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड द 14th क्वेश्चन, ये तो हमने किया हुआ है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हमने करा था कि कुछ कमेटीज़ बनी थी, उसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये पिछली वीडियो क्लास में भी हमने करा है। मैंने ये भी बताया था ये ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन डेट कि ये कब फॉर्म्ड हुई। तो मैंने बताया था उसी साल में जिस साल में हम आज़ाद हुए, उसी महीने में जिस महीने में आज़ाद हुए, और कौन सी डेट को, 29 को। तो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई। और इसमें कितने, इसके चेयरपर्सन भी आपको बताया था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? द चेयरमैन वाज B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसमें कितने मेंबर्स थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो देयर वर 7 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स। तो टोटल कितने थे? 7 कैसे? 1 was chairman and who was chairman? Chairman was none other than B.R. अम्बेडकर and there were 6 other members। तो टोटल कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? 7। कितनी डेट को ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन हुई है? 29 अगस्त 1947। इज इट क्लियर? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर करेगा? जल्दी से बताइए। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लीज़ ऐसे है कि आप जब भी वीडियो में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रीड कीजिए एंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ। देन यू कैन लिसन टू द एक्सप्लेनेशन एंड देन यू कैन चेक कि आपका आंसर सही था कि नहीं था। ऐसे वीडियोस मत देखिए ओनली। ऑल्सो यू व्हाट, pause the video and try to attempt the question, that will help you more। तो बताइए ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी का। एंड इसमें तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या आंसर होगा यही समझते हैं। तो जो भी हमें अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने छोटी छोटी क्या बना ली, कुछ कमेटीज़ बना ली जिनमें काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उन्होंने अलग अलग क्या है टॉपिक्स के ऊपर काम किए और अपनी जो है रिपोर्ट्स सबमिट करवाई और उन रिपोर्ट्स को कंपाइल करके फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया, फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने किसको सबमिट करवाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र को। तो ये रिपोर्ट्स किसको सबमिट हुई? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र को। और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र ने ये रिपोर्ट फर्दर किसको फॉरवर्ड कर दी? ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो प्रोसेस समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटीज़ बनी जिनको क्या है, हर कमेटी को अपने अपने टास्क डिवाइड करके दे दिए और उन्होंने उस टास्क पे, उस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट सबमिट करवाई। किसको सबमिट करवाई? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र को। तो उन्होंने ही पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। एंड हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र? इट वाज नन अदर देन B.N. राव। तो किसकी राय ले रहे थे? B.N. राव की। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? B.N. राव। उन्होंने ही इंडिया का फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दिस इज़ व्हाट, दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ज़रूरी नहीं होता जब कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको सारे के सारी, जैसे इसमें 4 के 4 स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली पता हों। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या है, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो यू रीड द क्वेश्चन एंड जिस स्टेटमेंट के बारे में आप 100% श्योर होते हो कि आपको पता है कि इज इट दिस स्टेटमेंट इज़ 100% करेक्ट और दिस स्टेटमेंट इज़ 100% रॉन्ग, आप पहले उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से ऑप्शंस को क्या करते हो, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, एंड देन यू कैन मूव एट द राइट आंसर्स। तो जैसे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और कोशिश करते हैं पुराने क्वेश्चंस में जितनी इन्फॉर्मेशन हुई है हमें अवेलेबल, उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर था, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो उसके बारे में ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। And what is the first statement? The first statement is representatives were to be elected। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेंबर्स थे, उनको कहाँ से इलेक्ट करना था, कह रहा है 4 कैटेगरी से उनको इलेक्ट करना है। कौन सी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो अभी तक तो पिछले किसी क्वेश्चन में हमने ये इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी, तो लेट्स एज्यूम कि हमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता, तो लेट्स लीव दिस स्टेटमेंट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन ही सेइंग कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ये तो हमें पता है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। इसमें से 296 कहाँ थे? ब्रिटिश इंडिया में। और 93 कहाँ से थे? देवर प्रिंसली स्टेट्स। तो वी नो 100% दैट दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो जिस ऑप्शन में 3 मिसिंग है, पहले तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो देखिए, एक ही स्टेटमेंट जानने से आपने हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 50% आपके एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ गए हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड द फोर्थ स्टेटमेंट। The fourth statement is saying the drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar, यहाँ तक तो ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर ही थे। Consisted of 8 members। तो ये तो गलत है, हमें पता है कितने मेंबर थे, 7 मेंबर्स। कितनी बार हमने कर लिया दैट देयर वर 7 मेंबर, 1 was chairperson and 6 were members, टोटल मेंबर्स वर 7। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो जिस ऑप्शन में 4 है वो भी रिमूव कर दो एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 ऑप्शन। सी इज़ द आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। देखो, अभी आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी पता थी, तो फिर भी आपने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पेपर में भी आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। वेन एवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, तो अभी जो 2 स्टेटमेंट्स जो नहीं पता थी उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमेटीज़ बनाई, जिसमें से मेजर कमेटीज़ थी कुछ और कुछ थी माइनर कमेटीज़। तो 2 टाइप ऑफ कमेटीज़ बनाई, माइनर और मेजर। मैंने बताया था मेजर कितनी है? 8। तो हमें मेजर 8 कमेटीज़ पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट मेजर कमेटी क्या थी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसी के बारे में उन्होंने पूछा है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। तो वो ऑप्शन में क्या कह रहा है? सरदार पटेल। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक कौन सी कमेटी थी? इट वाज अ मेजर कमेटी, और जिसके चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इज इट राइट?
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गई अब सारी कमेटीज़ इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको सारी कमेटीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। एक तरफ क्या है, आपको कमेटी दी है, दूसरी तरफ आपको दिए हैं उस कमेटी के चेयरपर्सन, तो वी हैव टू मैच। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तो हमें सी ऑप्शन ही पता है बस, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो सी है, इतना हमें पता है। तो लेट्स लर्न अदर कमेटीज़ ऑल्सो। तो फर्स्ट कमेटी जो हमने याद की है पिछली स्लाइड में, दैट इज़ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू। देन यू विल रीड अनदर कमेटी जिसका नाम होगा यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरपर्सन भी कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो मेजर कमेटीज़ में जिन कमेटी के नाम के आगे यूनियन आ रहा है, तो याद रखिए उसमें चेयरपर्सन कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो दो हमें याद हो गई, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और दूसरी यूनियन पावर्स कमेटी, दोनों के चेयरपर्सन कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, देन देयर वुड बी थर्ड कमेटी, दैट वुड बी स्टेट्स कमेटी। तो जैसे हमने यूनियन की कमेटीज़ के लिए चेयरपर्सन लगाया जवाहरलाल नेहरू जी को, ऐसे ही स्टेट्स कमेटी के चेयरपर्सन भी किन को बनाया, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो स्टेट्स कमेटी के चेयरपर्सन भी कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। तो अभी हमें 3 कमेटीज़ याद हो गई है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कौन कौन सा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी उसके चेयरपर्सन भी जवाहरलाल नेहरू, देन स्टेट्स कमेटी उसके जवाहरलाल नेहरू। तो 3 मेजर कमेटी के चेयरपर्सन हमारे पास कौन है, जवाहरलाल नेहरू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमेटी, फोर्थ कमेटी। देन देयर वुड बी रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए रूल्स बनाएगा। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, इस कमेटी के चेयरपर्सन है जी, रूल्स कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। तो रूल कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो समझो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या थे, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरपर्सन थे, तो समझो चेयरपर्सन ही रूल्स बना रहा है। तो जो चेयरपर्सन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूल्स भी बना रहा है। तो रूल्स कमेटी के चेयरपर्सन भी कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिफ्थ कमेटी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरपर्सन भी कौन थे, इसके चेयरपर्सन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आई हैव एडिड अ पॉलिटी ट्रिक्स वीडियो, पॉलिटी ट्रिक्स वीडियो, उसमें बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक्स से विद इन 5 मिनट्स सारी कमेटीज़ के चेयरपर्सन याद करवाए हैं। तो जिसको नहीं याद हो रहे हैं, दैट पर्सन कैन विजिट टू माई प्ले लिस्ट पॉलिटी ट्रिक्स वीडियोज़, और उसमें से आप ये लर्न कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। फिर आप भूलोगे भी नहीं, वहाँ पे आपको बड़े ही फ़नी ट्रिक्स से सारे याद करवाएं। तो रूल्स कमेटी किसके अंडर थी, राजेंद्र प्रसाद, एंड स्टीयरिंग कमेटी भी किसके अंडर थी, राजेंद्र प्रसाद। तो इससे सॉल्व करें तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, दिस इज़ व्हाट, बी, ए ऑप्शन। Then we have what, provincial committee. So P for provincial committee, P for Patel. तो both the P's are together. So provincial committee के chairperson सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो this is D. So last में एक ही बचा, fundamental rights सब कमेटी के chairperson is JB कृपलानी. तो this is our option. तो यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A is 2. तो let's see, A2, जहाँ A2 नहीं है वहाँ एलिमिनेट कर देंगे। तो दिस विल गेट एलिमिनेटेड एंड दिस विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। देन B हमारे लिए आंसर क्या था, B का 3, तो B का 3, तो वी आर लेफ्ट विद A ऑप्शन, राइट। तो इसका आंसर क्या है, A ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कमेंट। अभी यहाँ पे एक सेकेंड में रिवाइज करें क्या, लेट्स टेक अ मिनट एंड रिवाइज जल्दी से। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी मेजर कमेटीज़ थी,
8 मेजर कमेटीज़, उसमें से फर्स्ट थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देन वी हैव प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हैं, एक यूनियन के लिए और एक किसके लिए, प्रोविंसेस के लिए। तो वी हैव व्हाट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चेयरमैन बताओ क्या कोड था यूनियन के लिए, जिस कमेटी के नाम के आगे यूनियन आएगा उसके चेयरपर्सन होंगे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पी इसका कोड था, तो इसके कौन होंगे, पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन हमने थर्ड करी थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। तो इसका भी जल्दी से बताइए, जिस कमेटी के नाम के आगे क्या होगा, यूनियन, तो उसके कौन होंगे चेयरपर्सन, जवाहरलाल नेहरू, अभी कोड में किया। देन फोर्थ वी डिड, फोर्थ वाज व्हाट, रूल्स कमेटी। फोर्थ कमेटी वाज रूल्स कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसके रूल्स चल रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। किसके रूल्स का राज था, राजेंद्र प्रसाद। और जिसके रूल्स, स्टेयरिंग भी उसी के हाथ में, मर्जी भी उसकी, तो जिसकी मर्जी उसी के हाथ में स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन वो भी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमने याद करी 5 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 5 मेजर कमेटीज़ कर ली, 8वीं से 5 आपको आ गई। नेक्स्ट हम फर्दर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें कर लेंगे। तो यू कैन रिवाइज एंड कमेंट सेक्शन में सारी लिख सकते हो, सो दैट आपकी रिवाइज हो जाए। बिना देखे यू कैन टाइप द नेम इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू गाइज विल कमेंट जब भी आप ये वीडियो देखोगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज प्रोविजनल। प्रोविजनल का क्या मतलब है, टेम्प्ररी। प्रोविजनल बेसिस पे उनको, टेम्प्ररी बेसिस पे उनको प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता है दैट फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फर्स्ट टाइम, इट मेट ऑन 9th of December 1946। और इस दिन टेम्पररी बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे एक चेयरपर्सन चूज़ हुए, प्रोविजनल चेयरपर्सन। वो कौन थे, वो दैट पर्सन वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो हमने किया है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। देन हमें पता है परमानेंट चेयरपर्सन भी चूज़ हुए। हु वॉज द परमानेंट चेयरपर्सन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद what was the permanent chairperson of constituent assembly। जैसे एक चेयरपर्सन चूज किया, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक वाइस चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट भी चूज किया। जैसे एक प्रेसिडेंट चूज किया, जिसको मैं बार बार चेयरमैन बोल रही हूँ, वो एक्चुअली में क्या है, प्रेसिडेंट लिख सकते हो आप बेटर। तो प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वो आपने बताना है, दैट इज़ अ न्यू क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में आपको न्यू पॉइंट ऐड हो रहा है। तो क्या वो एच.सी. मुखर्जी थे, क्या एच.सी. मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या इट वॉज समबडी एल्स, यही अब हमें जानना है। And so yes, this statement is also right. H.C. Mukherjee was the vice president of Constituent Assembly. So both the statements are correct. So our answer is option C. एक बार जल्दी से रिवाइज करें, लेट्स रिवाइज जल्दी से। तो क्या डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड 3 पोस्ट। सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट, हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में किया था परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और प्रेसिडेंट के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी चूज़ किए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ओके, इज इट राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी कुछ मैचिंग है, तो वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन पता है उससे हम ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही हमारी टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में करी है। ओके, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो अभी पढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो लेट्स सी इज देयर एनी ऑप्शन? सो यस, देयर इज अ ऑप्शन। तो ए इज व्हाट? A and 4 gets matched. Okay, then originally the only Congress member of drafting committee, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कि 7 मेंबर्स थे उनमें से स्टार्टिंग में एक मेंबर ही कांग्रेस का था, उनका नाम पूछ रहे हैं। चलो ये तो हमने अभी किया नहीं, तो ये हम करना ही पाएंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। तो राजस्थान की प्रिंसली स्टेट में से कौन आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये पूछ रहा है। ये भी हमें नहीं पता। याद है ना 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 93 कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट में से। और उन्हीं 93 में से एक कहाँ से आया है? राजस्थान में से। और राजस्थान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछ रहा है, ये हमें पता नहीं अभी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये तो हमारे पास कोड था कि जिस कमेटी के नाम के आगे यूनियन है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन डी। लेट्स सी, इतने से बनती है बात। लेट्स सी, तो ए को 4 से, तो ये गया, ये भी गया और ये भी गया। तो क्या आप देख सकते हैं इतने से ही आपका सॉल्व हो गया, एक पॉइंट से ही आपका सॉल्व हो गया। तो आंसर इज बी। तो इससे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन क्या पता चली? फॉर बी इट इज़ 3। सो बी के लिए 3, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, इट मीन्स द ओनली कांग्रेस member in drafting committee, the only कांग्रेस member in drafting committee कौन थे? के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी जी ही इकलौते ऐसे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में जो क्या थे? कांग्रेस को बिलोंग करते थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? बहुत बार कर चुके हैं अब तो। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, उनमें से एक जो कांग्रेस से था वो कौन था? के.एम. मुंशी, राइट। एंड लास्ट जो राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था प्रिंसली स्टेट का मेंबर, वो कौन थे? वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो वी.टी. कृष्णमाचारी राजस्थान प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो अच्छे से करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स रीड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो जो जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिशर्स के आने के बाद में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ओके, लेट्स रीड। तो फर्स्ट इज इट जुडिशली यूनिफाइड इंडिया। तो ये तो हमें पता है, ब्रिटिशर के आने का एक बेनिफिट ये तो हुआ था कि दैट देयर वॉज यूनिफिकेशन ऑफ व्हाट? यूनिफिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस इन होल कंट्री। तो ये तो बिल्कुल एक फीचर होगा ही होगा। तो ऑप्शन 1 तो आना ही चाहिए। इट मीन्स बी गेट्स एलिमिनेटेड। लेट्स नीड द सेकेंड स्टेटमेंट। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ through the process of enactment and relevant interpretation of customary laws। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इतनी भरकम हैवी लग रही है, बट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक नया सिस्टम शुरू किया, नया सिस्टम, न्यू जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया। इंडिया में नए रूल्स बनाए। कैसे बनाए? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट
नए रूल्स बनाए एंड रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन, और रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन की मतलब कस्टमरी जो हमारे लॉ थे, जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल लॉज थे, कस्टमरी लॉज थे इंडिया में, उनका इंटरप्रिटेशन किया और उनसे क्या है नए नए लॉज बनाने की कोशिश की। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे कस्टमरी लॉज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था या उनको इंक्लूड किया था अपने लॉ सिस्टम में? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? इज़ दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? क्या उन्होंने जब नए लॉज बनाए, क्या जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने नए लॉ बनाए तो क्या उन्होंने हमारे कस्टमरी ट्रेडिशन से, कस्टमरी लॉ से कुछ चीज़ें इंक्लूड करी या इनको बिल्कुल ही निगलेक्ट किया? क्या किया? क्या इसमें से कुछ ऐड किया अपने लॉज में या बिल्कुल निगलेक्ट किया? यही बात वो पूछ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज दैट दे डिड नॉट neglected the customary laws of India. They tried to include customary laws of Hinduism and Muslim religion in their new judicial system. तो उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश करी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉज को। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे लोगों में क्या हो, रिजेंटमेंट हो, और उनको पता था कि अगर एकदम से न्यू जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसके क्या है रेपरकशंस हो सकते हैं। तो दे ट्राइड टू इंटरप्रेट आवर कस्टमरी लॉज एंड दे ट्राइड टू फॉर्म अ न्यू जुडिशियल सिस्टम in which they tried to include our customary laws. So this statement is right. So you need an option with what? जिसमें 2 भी हो. Okay, this will also go then. So अभी थर्ड स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी. In general, British tended to avoid the customary laws of India. ये तो बिल्कुल एंटी स्टेटमेंट हो गई सेकेंड की. उन्होंने अवॉइड करने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करी, उन्होंने इसको क्या करने की कोशिश की, इंक्लूड करने की करी, सो दैट क्या है जुडिशियल सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। तो उन्होंने हमारे कस्टमरी लॉज को अवॉइड नहीं किया, इंक्लूड करने की कोशिश की। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई होप इट इज़ क्लियर। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन डिटेल में समझ नहीं आया तो डोंट टेक द लोड एंड डोंट फील सैड। जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आएगा तो ये सारा आपको वहाँ पे बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा एंड देन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एज अ पीस ऑफ केक। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन व्हेन यू अंडरस्टैंड, वंस यू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री। एंड आई होप इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एनी सजेशंस that what should I include more in the discussion, और क्या मैं ज़्यादा इलेबोरेट कर रही हूँ या कम इलेबोरेट कर रही हूँ। तो प्लीज़ give me suggestions, okay, and we'll move ahead from next question in the next session. Okay students, thank you so much for your time. Study well.